नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का 13वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन के हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आपको करेंट अफेयर्स का भी वीडियो वहीं पे मिल जाएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए जो है देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम होना हुआ अप्रैल 2023 में आपका संभावित है। तो जिसमें जीएस का जो पार्ट है उसमें 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका जीएस का केवल जो है प्रैक्टिस सेट आपको हल कराया जा रहा है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का तात्पर्य है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हैंड शेकिंग का तात्पर्य आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और संबद्ध क्षेत्रों के संदर्भ में दो या अधिक कंप्यूटरों के मध्य संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम द्वारा संचार जो शुरू होने से पूर्व संचार के मानकों को तय करने की स्वचालित प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं ऑटोमेटेड प्रोसेस, यही आपका हैंड शेकिंग कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है कोई, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है ये। तो यह दिया गया है गीतांजलि श्री को। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं गीतांजलि श्री। इनको अपनी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है। तो यदि पुस्तक का नाम पूछा जाए तो रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ जो है सैंड, इनके पुस्तक का नाम है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री को दिया गया। तीसरा प्रश्न है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। तो ये है भारत। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। थॉमस कप 2022 में भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को, यदि उप विजेता पूछा है तो इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप खिताब जीत लिया है। और थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी थॉमस कप की 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोनों याद रखिएगा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। और 2022 का विजेता कौन सा देश है थॉमस कप का, तो भारत है। और भारत ने इंडोनेशिया को हराकर यह खिताब जीता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वह आपका समुद्र। ऑप्शन में जो दिया गया उसमें समुद्र सही होगा। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग जो है समुद्री जल होता है। और यह पृथ्वी के लगभग 70% सतह के ऊपर जो है विस्तृत है समुद्र। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है। तो आप सबको पता होगा ओजोन परत जो पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। तो समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग देखा जाए तो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ये। परंतु जो है ये परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो पाया जाता है वो 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। और इसका 10% जो है वह ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, और 90% जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में यह पाया जाता है। और यह परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से यह रोकती है, ओजोन परत। तो ये एक आपका प्रश्न हो गया कि ओजोन परत जो है आपका कहाँ अवस्थित है, तो समताप मंडल में यह अवस्थित है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में यह स्थित है।
और ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण किस गैस को माना जाता है, या कौन सी गैस जो उत्तरदायी माने जाते हैं, तो वह CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन ए दिया गया है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कारण आर दिया गया है कि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। तो आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी विकल्प होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तो उत्तरदायी है, और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए भी प्रमुख जो है उत्तरदायी गैस है। साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बतानी है कि फिजिक्स वाला की तरफ से स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे BPSC और UPPSC एग्ज़ाम के लिए फाउंडेशन बैच को शुरू कर दिए गए हैं। तो यदि आप भी जो है UPPSC और BPSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक तैयारी नहीं जो है कर रहे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें सक्षम बैच शुरू किया गया है UPPSC एग्ज़ाम 2023 के लिए, और अग्निपंख जो है बैच शुरू किया गया है आपका UPPSC और BPSC एग्ज़ाम के लिए। तो इन दोनों बैच को से आप जो है जुड़ सकते हैं। फिजिक्स वाला चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। फीस इसका रखा गया 3999 रुपये। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं PSC014, तो आपको 500 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो जो लोग BPSC UPPSC एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, फिजिक्स वाला चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को जो है आप कर सकते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से डिटेल जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। अग्निपंख बैच भी शुरू कर दिया गया UPPSC एग्ज़ाम 2023 के लिए, और BPSC एग्ज़ाम 2023 के लिए भी अग्निपंख बैच शुरू किया गया है। तो जो लोग जो है इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं और पूरी डिटेल को जो है देख सकते हैं। फीस आपको बता दिया गया है 3999 रुपये, और यदि आप हमारा जो कूपन कोड है PSC014, तो ये यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का वहाँ पे डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को जो है आप चेक करके इस बैच से जो है जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो यह जानवर है जॉइंट पांडा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। WWF ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जॉइंट पांडा को अपनाया है। इसका निवास स्थान देखा जाए तो मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलते हैं। ये वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या लगभग यदि देखा जाए तो 1600 इनकी संख्या है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1936 में 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो एक प्रश्न बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुआ था, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही। और इसका पुराना नाम क्या है, तो हैली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। तो याद रखिएगा, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन में रहे हैली नेशनल पार्क। तो इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल जिले में यह स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है, वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैनार कौन थे? तो नैनार ये आपका शैव अनुयायी थे। यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। पूरे मध्यकाल में देखा जाए तो भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था, और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। उनमें भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। तो इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया है। तो नैनार कौन लोग कहलाते थे? तो जो शिव के भक्त थे वह नैनार कहलाते थे, और जो भगवान विष्णु के भक्त थे तो वह आपका अलवार कहलाते थे। तो दोनों ही याद रखिएगा, अलवार और नैनार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत फूट हुआ था 1907 में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी में कांग्रेस नरम पंथी और गर्म पंथी दो अलग अलग गुटों में बट गई थी। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, और सूरत के विभाजन में गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो गर्म दल में कौन कौन नेता थे? तो ये याद रखिएगा, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल ये आपका गर्म दल के नेता थे। तो आपका 1907 में हुआ था सूरत विभाजन या सूरत की फूट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो यह है आपका लाहौर अधिवेशन 1929। काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था इसी अधिवेशन में। तो यदि पूछा जाए लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चूंकि जो है ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो होता है चंद्रमा पर जो है सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो वह आपका अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? तो यह नाम है लवण झील का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सांभर हो गया, डीडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामन, सरगोल, ये सभी राजस्थान की जो है प्रसिद्ध खारे जल की झीलें हैं, यानी कि लवड़ी झील। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में जो है काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में इनको नहीं लगाया जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 24 है। आपने जो मौलिक अधिकार पढ़ा होगा उसमें तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार
का निषेध, और अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। तो यहाँ पे जो है बालक बच्चों के शोषण के विरुद्ध पूछा गया, तो अनुच्छेद 24 जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17, तो ये भी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत इसमें है, और अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है वह है आपका विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, और अनुच्छेद 23 आपको बताया गया है। 23 में है बाल श्रम एवं मानव दुर्व्यापार का निषेध। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी या कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो कोर्ट से आपको उत्तर का चयन करना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो पहला दिया गया है महान्यायवादी के संदर्भ में कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पहला तो आपका जो है सही है, और इसमें जो है आपका 76 आर्टिकल में दिया गया है महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में। उसके बाद दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो बिल्कुल सही है, योग्यता वही होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो महान्यायवादी की भी वही योग्यता होनी चाहिए। तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा देख लेते हैं, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका गलत है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो तीसरा गलत है। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। तो सही आपसे पूछा गया था, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा सही था, तीसरा चौथा गलत था, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर जो है वह सहमत हो सकता है, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 315 में देखा जाए तो 315 में लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है, और 315(4) में दिया गया है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, तो ये आपका 315(4) में दिया गया है, और वह राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर सहमत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है। तो वह हथकरघा उद्योग काफ़ी फेमस है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है, जिसके अंतर्गत आपका मलमल, छींट, दरी, खादी आदि जो है आपका शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है। तो यह व्यक्तिपरकता को शामिल नहीं करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और शोध नैतिकता में ईमानदारी, न्यायनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता शामिल होते हैं इसमें, और इसमें अनुसंधान प्रक्रिया गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से होती है। 19वां प्रश्न है, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें। तो क्रमिक संक्रियाएं पूछा गया, तो इसमें पहला होगा सहविचरण, फिर भ्रामक संबंधों का बहिष्करण और सामान्यीकरण, और लास्ट में हो जाएगा आपका सिद्धांतीकरण। तो सहविचरण यानी कि प्रदर्शन सहसंबंध में दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ बदलती हैं, जबकि भ्रामक संबंधों का बहिष्करण वो गैर सहज संबंधों के बीच का एक संबंध होता है जिसे तीसरे कारक द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। और सामान्यीकरण में बताया जाता है कि एक घटना पहले होती है और दूसरी घटना पहले बदलती है, जबकि सिद्धांतीकरण को व्याख्या के रूप में देखा जाता है। तो इसमें क्रम जो आपका सही हो जाएगा, क्रमिक संक्रियाएं, वो ए ऑप्शन होगा, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण, फिर सिद्धांतीकरण। अगला क्वेश्चन है, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है बोध यानी कि समझ का, सी विकल्प यहाँ पे
सही हो जाएगा। विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल या कह सकते हैं बोध समझ एक आपका कॉम्प्रिहेंशन कौशल का उदाहरण है। इसे मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। और बोध स्तर की जो विशेषताएं होती हैं उसमें अर्थ के प्रत्यक्षीकरण, विचारों का बोध और तथ्य से गहन परिचय, ये सभी शामिल हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट CAT स्कैन का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। या इसमें मस्तिष्क का विभिन्न कोणों से जो है यक्स किरणों द्वारा छाया चित्र लेकर 3D दृश्य बनाकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है इसमें। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कैट का मतलब पूछा गया कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो इसमें पिनाका, डी विकल्प सही हो जाएगा। पिनाका ये मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी कि मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित है। और पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें पूछेगा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, तो लॉगिन हो गया, मॉडेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सभी तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। बाकी पिनाका तो ये आपका क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न है, BIOS का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ यानी कि शुरू करना। ये विकल्प सही हो जाएगा। BIOS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं उसे? तो वह कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जो है 2 या 2 से अधिक स्थानों से या एक साथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है बेंगलुरु में। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 जून 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में जो है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। और यह अनुसंधान से संबंधित अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। तो कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? तो ये IIT मद्रास में। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। पंडित बिरजू महाराज जिनका भी हाल ही में मृत्यु हुई है, निम्नलिखित में से कथक के किस घराने से संबंधित रहे हैं? तो वे संबंधित थे लखनऊ घराना से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक उस्ताद थे। ये लखनऊ के कालका विंध्याधीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनका मूल नाम था बृजमोहन नाथ मिश्रा। और इन्हें जो है 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। कालिदास सम्मान मिला है। राजीव गांधी शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो ये पूछा गया किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराना से संबंधित है। कथक नृत्य के जो प्रमुख घरानों में हैं उसमें लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो पहला इसमें देख लेते हैं, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। पहला ही आपका गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये आपका वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। और उस समय जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का यदि कार्यकाल देखा जाए तो 2002 से लेकर के 2007 तक वह 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये योजना 2005 में शुरू हुआ था और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तो पहला आपका
क्या है, गलत है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। बाकी ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम का मुख्य घटक है, बिल्कुल सही है। राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। पहला ही केवल गलत है इसमें। अगला प्रश्न है, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है, तो वह क्रियात्मक शोध कहलाता है। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है। इसके द्वारा शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक या निदेशक या निरीक्षक या फिर जो अन्य विद्यालयी कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसका लक्ष्य विद्यालय की प्रगति तथा विकास करना होता है। और क्रियात्मक शोध कक्षा की समस्याओं को सुलझाने की एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है, तो ये विकल्प यहाँ बिल्कुल सही होगा। अंतिम प्रश्न है, कार्योत्तर शोध यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का अर्थ है, तो इसमें ये विकल्प सही होगा कि घटना के बाद शोध किया जाता है। इसमें कार्योत्तर शोध का अर्थ है कि घटना के बाद शोध किया जाना होता है, तो ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का 13वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट, साथ में करंट अफेयर्स के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।